ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये एसएचएम का हम लोग पढ़े थे। उसमें से अगर किसी को कोई दिक्कत है लास्ट क्लास में तो उससे पूछ सकता है कि एसएचएम क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है और उसका कंडीशन क्या है। ठीक है, और उसी कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन करा था, जैसे कि वेलोसिटी क्या होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी मीन पोजीशन से था। ठीक है, और वेलोसिटी उसी के अकॉर्डिंग था। फिर हम लोगों ने ग्राफ देखा था, तो उससे रिलेटेड हम लोग फिर आज एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन देखा था और उस इक्वेशंस को चेक करने के लिए कंडीशन निकाले थे कि किस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि वो एसएचएम है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, इसको चेक करके बताना है कि ये सब इक्वेशंस जो हैं वो एसएचएम है या नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फटाफट सॉल्व करके बताओ कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है एसएचएम का इक्वेशन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर सब पढ़ लिए हो? हेलो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सर बेसिक वाला पढ़े। ठीक है, ये आयोटा बात समझ में आता है, वही ये यस आयोटा सर। है ये। ठीक है, फर्स्ट है या नहीं? बोलो। हमें क्या करना था कि अगर कोई भी इक्वेशन एसएचएम है या नहीं है, उसके लिए ही हमारे पास एक्स में लिखे थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ होना चाहिए। यानी कि हम इसको यहाँ से ऐसा, इसको हम हटा के ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर जो भी था वो कांस्टेंट था, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर दे रखा है y में, तो हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो y डैश, यानी कि हम क्या लिखे हैं, dy बाई डी टी। dy बाई डी टी अगर फाइंड करें हैं तो a कांस्टेंट हो तो बाहर ही रहेगा। e रेज टू पावर x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही लिखते हैं, फिर बाहर वाले का डिफरेंशिएशन ऐसा आएगा। यहाँ से ये आ रहा है। और ये आयोटा है, आई क्या है, आयोटा जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होते हैं, जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी हमको दिख रहा है, यानी कि हमको माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई ही फिर से दिख रहा है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे हमको ये सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है कि वाई डबल डैश, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है। ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा कि ये एसएचएम है। ठीक है, नहीं कोई भी इक्वेशन दिया है तो हमको इस कंडीशन में सेटिस्फाई करके देखना है कि ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अगर ऐसा आ रहा है तो एसएचएम है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोल दिए कि ये एसएचएम है। किसी को इसमें दिक्कत हो तो बोलो। सही बार फिर से बताइए ना। हम बोले थे कि एसएचएम होने के लिए कंडीशन क्या था हमारा, कि ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही आना चाहिए। यही था हमारा कंडीशन ऑफ एसएचएम। ठीक, किसी भी इक्वेशन का कंडीशन एसएचएम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके लिए हमने बोला था कि ऐसा इक्वेशन होना चाहिए कि अगर ये सेटिस्फाई होता है, नहीं कि एक्सेलरेशन जो है d2x बाई dt स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि एक्सेलरेशन लिख रहा है, और वो दिख रहा है कि वो प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नहीं कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ एक्स वाई आर कुछ भी हो सकता है, नो मैटर कि सिर्फ एक्स ही रहे। तो यहाँ पे वाई में फंक्शन दे रखा है, तो हमने ये पहला स्टेप क्या करा है कि हमने dy बाई डी टी फाइंड किया, तो हमको इतना कुछ मिला। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबको आता है, ऐसा हमने लिख लिया। फिर से हम इसको डबल डिफरेंशिएट किए तो हमको y डबल डैश मिला, जिससे हमने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया तो ये मिल रहा है। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सिंस आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, ये सबको पता होगा यस। या नहीं पता? ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, फिर ये देख रहा है तो ये a और ये वाला टर्म दोनों मिलकर हमको फिर से y ही दिख रहे हैं, तो ये y डबल डैश यानी d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y दिख रहा है, जो कि हमारा जनरलाइज इक्वेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं कि एसएचएम है। इनफैक्ट ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तो ई रेस टू पावर आयोटा के टर्म में रहता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस आयोटा कॉस ओमेगा टी लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ई रेस टू पावर आयोटा थीटा रहता है, तो हम लोग इसको इस टर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्लेस वेरिएशन। रहता है। हाँ, फिर कौन है? क्या? हेलो, यहाँ साइन रहता है क्या? यस सर। चेक कर। ओ और माय यहाँ पे गॉड। cos, अच्छा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। ठीक है, खैर यहाँ से अगर ऐसा है तो हम लोग इस इक्वेशन से आराम से चेक कर सकते हैं। एक तो ये होता है मेथड चेक करने का, दूसरा अपना एनालिसिस से चेक कर सकते हो। जैसे सेकंड है, सेकंड को भी इस इक्वेशन से आराम से चेक किया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोबारा तुम अगर उसका ग्राफ भी बनाते हो, यानी कि सेकंड के लिए ये मेथड भी सही है, इस मेथड से भी तुम चेक कर सकते हो, और करके बताओ कितना आ रहा है। ये एसएचएम है या नहीं सर है? नो हाँ, सर, सही है, नहीं है। नॉट एसएचएम। ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते हो डिफरेंशिएशन करके आराम से। ठीक यस है, ये सर। एसएचएम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा माइनस ए ओमेगा ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी, एंड वाई डबल डैश लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी, यानी कि हमको यहाँ पे मिल रहा है प्लस ओमेगा स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी वाई। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनल टू y तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, इस प्लस साइन की वजह से ये एसएचएम नहीं है। साथ ही थोड़ा बहुत अगर दिमाग भी लगाओ तो y जो है e रेज टू पावर, अगर हम इधर y वर्सेस टाइम कर्व की बात करें, ठीक है, तो ये हमको ऐसा कुछ कर्व मिलेगा। ठीक है, और ये हमको दिख रहा है कि पीरियोडिक भी नहीं है। ठीक है, खैर टाइम तो निगेटिव में होगा नहीं, तो यहाँ से शुरू होगा कहीं, और ये t इक्वल टू 0 पे वैल्यू a होगा, और ऐसा घटता हुआ जाएगा, क्योंकि ई रेस्ट पावर माइनस एक्स की कर्व पता होगा तुम लोग को। थर्ड क्या आया?
So y is equal to a sin. है, ठीक है। y इजकल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये चीज है, ठीक है। इस चीज को भी तुम ऊपर वाले प्रोसेस से कर सकते हो आराम से, ठीक है। नहीं तो थोड़ा बहुत अगर ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हो तो ऐसा इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब चूंकि यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ मिल रहा है इक्वेशन। इससे क्या फायदा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सारे कुछ पढ़े हो। यहाँ पे अगर हम इस एंगल को बोल रहे हैं कि फाई है, और ये जो हाइट है लेट से कि ए है, या फिर इसको हम बी बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ए है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये लेंथ हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। फाई की टर्म में हमको ये दिख रहा है कि कॉस ऑफ फाई है साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये साइन sin फाई phi लिखा plus हो omega t. कॉस ओमेगा टी, ठीक है। बाहर जो ये तो है ही। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। यानी कि y का इक्वेशन ऐसा आ रहा है, और हम ये तो जानते हैं कि ऐसा ही तो इक्वेशन आता है। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड अब कितना हो गया यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ना तो a है ना b है, बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और एक चीज तुमको कभी कभी ऐसे मैथ्स में सॉल्व करने के लिए मिला भी होगा कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, या फिर शुरू में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया गया होगा तो वहां पे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो वहां पे हम लोग Five बोलते हैं over कि इसका four. मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस लगा देंगे तो मिनिमम, प्लस है तो मैक्सिमम। वो यहीं से आ रहा है, क्योंकि देख लो कि जो बाद वाला साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, ठीक है। लास्ट वाला क्या आ रहा है, सॉल्व किए इसको। हेलो, सर आवाज आ आवाज नहीं आ रहा है। अरविंद तुम क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो। लास्ट वाला आया क्या किसी का, हेलो। मेरा आवाज जा रहा है क्या तुम लोग के पास। रवि, सर आवाज आ रहा है। सर एक तब चैट फिर आया। क्या बोल रहा है। अच्छा, ग्राफ पीरियोडिक आ रहा है, पीरियोडिक आ रहा है, लेकिन एसएचएम है या नहीं है। नहीं होना चाहिए। नेगेटिव तो होगा नहीं, नो स्क्वायर है तो ये हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा ही आ रहा होगा। ग्राफ हम इसकी बना है तो ऐसा कुछ आएगा, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर दे रखे हैं तो साइन स्क्वायर है, नेगेटिव होगा नहीं तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा।
ठीक है, यानी कि ये जो मतलब ये जो मोशन कर रहा है, मान लेते हैं कि अपने अगर हम रिलेट करें, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से सिर्फ यहाँ और यहाँ कर रहा है, ठीक है, नहीं कि मीन पोजीशन से आगे और पीछे कर रहा है, नहीं उसके पीछे नहीं आ रहा है, तो 2 एंड 4th मोशन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना भी देख के हम बोल सकते हैं कि ये नॉट एसएचएम होगा, क्योंकि एसएचएम होने के लिए मीन पोजीशन के अबाउट में 2 एंड 4th होना चाहिए, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, और बाकी तुम लोग डिफरेंशियल से चेक भी कर सकते हो। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं एसएचएम। ठीक है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। एक बार समझ रहे हैं, फिर से वेलोसिटी ये वाला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसको रिलेट करके देखेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक स्प्रिंग ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया हमारा, हम बोल रहे हैं कि ये हमारा जो है नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे इसको लेट से इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड दे दिए v0, तो क्या होगा बताओ? आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाके किसी एक पॉइंट पे, यानी कि ये हम बोलते हैं कि ये जो है इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि इस पोजीशन पे आएगा तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दो कि अगर एक पार्टिकल है, यहाँ पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है और हम इसको एक वेलोसिटी इम्पार्ट कर देते हैं, तो ये हम वेलोसिटी अगर दिए हैं तो ये जाएगा एक मैक्सिमम दूरी तक जाएगा, फिर यहाँ से घूम के वापस आएगा ऐसा। ठीक है, यानी कि हम इसको पोजीशन को बोल रहे हैं कि ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, तो ए से बी जाएगा, फिर बी से वो घूम के ए पे आएगा, ए पे आके वो रुक जाएगा या फिर आगे बढ़ता रहेगा? सोच के आगे बोल बढ़ता लो। रहेगा। आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे आएगा तो उसके पास वेलोसिटी होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन सी पे यहाँ से इधर के इधर की तरफ आया, फिर वो यहाँ सी पे आएगा, सी से फिर इधर की तरफ जाएगा, और ऐसा ही मोशन कंटिन्यू रहता रहेगा। अगर फ्रिक्शन हम यहाँ पे या फिर कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दे, बोले कि कहीं कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये सिस्टम कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जहाँ पे नेचुरल लेंथ है वहां पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, यानी कि स्प्रिंग में एक्सपेंशन नहीं है, ना ही कंप्रेशन है। तो फोर्स जो होता है वो F इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग फोर्स माइनस kx आता है। ठीक है, तो ये एसएसएम का हमारा जनरल इक्वेशन भी था, तो ये ऑफ कोर्स इसे हम शो कर रहा है। और अगर हम सारे जो फोर्सेस है, जो भी डिसिपेटिव फोर्सेस, यानी कि जो लॉस करा सकते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर रखे हैं। तो अगर वो नहीं है तो ये कंटिन्यू वैसा ही मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो वही हम इस पार्टिकल की सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ पार्टिकल की पोजीशन की। तो यहाँ पहले ए पे था, ए से यहाँ पे बी पे जा रहा है, बी और ये सी है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, ईपी लिख रहे हैं, यानी कि हम एक्सट्रीम पॉइंट को लिख रहे हैं। ये जो हमारा ए है ये मीन पोजीशन है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं। तो सी और बी जो है एक्सट्रीम पोजीशन, ए जो है वो मीन पोजीशन है। पार्टिकल को अगर हम यहाँ से कुछ वेलोसिटी इधर v0 दे रखें, तो ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मोशन की बात करें ए टू बी, जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो हम अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं उसमें अगर हम इसको ओरिजिन माने तो उसके उधर यानी कि राइट साइड को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड आ रहा होता है तो निगेटिव लेते हैं। तो ए से बी में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन,
एक्स क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कहीं भी अगर लिखेंगे तो यही बात समझना है, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया हो तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जब वो राइट साइड जा रहा है तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से अगर ए से बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन हमको पॉजिटिव, यानी कि कुछ देर में यहाँ दिखेगा, फिर बी एक्सट्रीम पोजीशन पे दिखेगा। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा तो घटेगा या बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में होगा बताओ। सर घटेगा। घटेगा सर। डायरेक्शन हम पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन कैसा होगा यस सर, ये, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि अगर ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से हम उसको वेलोसिटी दिए हैं तो आगे की तरफ जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, लेकिन उसका वेलोसिटी कैसा हो रहा है, घट रहा है। ऐसा घट क्यों रहा है, तो ऊपर हम स्प्रिंग से देख रहे हैं कि अगर बीच में कहीं भी आता है तो इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा kx। ठीक है, यानी कि अगर एक्सपेंशन है तो मेन पोजीशन की तरफ हमेशा फोर्स लग रहा है। एसएसएम का भी वही कंडीशन है कि एक फोर्स जो है हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, बोलो फोर्स यहाँ पे किस डायरेक्शन में लग रहा है, इंक्रीज। नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव। और यस सर, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। होगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्स बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। खैर, तो यहाँ पे एक्स अगर बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है। और फोर्स में नेगेटिव डायरेक्शन यही रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके पे हम एक्सेलरेशन की बात भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का सिमिलर आएगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर बी से अगर ए की तरफ आ रहे हैं, अब हम क्या किए, यहां से हम ऐसा चेंज करते हुए ये पार्टिकल बी यानी कि अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब वहां पे जाएगा तो यहाँ पे रेस्ट पे ही रह जाएगा या फिर वापस आने का कोशिश करेगा, सर आने बोलो। की कोशिश करें। वापस आने आने की की कोशिश कोशिश करें। करेगा। और यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, जो कि ए है। तो इसी पोजीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वो कितना आया था, तो ओमेगा स्क्वायर ए आया था। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे। राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो लेफ्ट साइड में, वही अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो राइट साइड में। तो यहाँ पे अगर हम बी पे पहुंचे हैं तो इस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम लग रहा है, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स वो बी से ए की तरफ आने की कोशिश करेगा। इस दौरान डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अगर देखेंगे तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, बोलो। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा, लेकिन घट रहा होगा। यस सर। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन सर नेगेटिव, इंक्रीजिंग। बढ़ रहा होगा। और सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगा वो कहाँ पे होगा, जब वो मीन पोजीशन पे फिर से मीन पहुंचेगा। पोजीशन। ठीक है, वैसे हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा क्योंकि एक्सेलरेशन घटते 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 ए यानी कि अपने मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो वहां नेट फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अब वही फिर ए से सी की बात करें, जब ए पे पहुंचा यानी कि एट ए जब वापस आते हुए ए पे पहुंचा तो पार्टिकल का पास जो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कि शुरू यस में सर। जितना हम दिए होंगे कोई भी डिसिपेशन नहीं है तो वी नॉट ही होगा, लेकिन कितना किधर होगा, यानी कि पहले हमने राइट साइड में वेलोसिटी दिया है, जब ये वापस आया है तो इसका वेलोसिटी किधर हो गया होगा, लेफ्ट साइड, यानी इन निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर वो वापस बी से ए आया तो ए पे आके अब रुक नहीं जाएगा, अब वो क्या करेगा, ए से सी जाएगा। ठीक है, फिगर तुम लोग अपने कॉपी में देखो, ए से सी जाएगा। ए से सी में फिर से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें
वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन या फोर्स सिमिलर है तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ मीन पोजीशन को अगर हम ओरिजिन माने हैं, उसके लेफ्ट साइड में जा रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव। और वो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा? मैग्नीट्यूड वाइज सो बढ़ रहा। इंक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन सो नेगेटिव। नेगेटिव। और वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि हमको डिक्रीजिंग। यहाँ दिख रहा है एक चीज कि मेन पोजीशन से जब दूर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्सेलरेशन की बात करें तो भी नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ये एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन की तरफ लगेगा और ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सी से फिर ए आएगा। जैसा बी टू ए आया वैसे ही सी टू ए आएगा, लेकिन एक्स इसमें निगेटिव ही रहेगा और घट रहा होगा। वेलोसिटी जो होगा वो इस दौरान में क्या रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? सो C2 भी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा और इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। रहेगा। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम यहाँ मोशन ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी से अपोजिट है तो वेलोसिटी घट रहा है। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, वेलोसिटी घट रहा है। फिर डायरेक्शन सेम है, बढ़ रहा है। एक चीज और यहाँ नोट करने के लिए मिल रहा है कि जब भी पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा उसकी मेन पोजीशन की तरफ ही लग रहा है। किधर भी हो, एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी अगर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो घट रहा है, और एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो बढ़ रहा है। मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिल रहा है हमको, मेन पोजीशन पे, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ मिल रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे। मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल है वो कल्टी मार रहा है, यानी उल्टा घूम के आ रहा है। एक्सेलरेशन का मिनिमम हम बात करें तो हमको कहाँ मिल रहा है, मेन पोजीशन पे, क्योंकि वहां एक्सपेंशन नहीं है तो फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एसएचएम की बात करें तो हमने स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन कोई भी पार्टिकल, हम स्प्रिंग को भूल जाएं, अगर यहाँ पे ए बी सी पॉइंट दिख रहा है, इसके बीच में अगर एसएचएम कर रहा है, ए को मेन पोजीशन लिए हैं तो ऐसा ही मोशन करता हुआ दिखेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा ही उसका पार्टिकल का वेलोसिटी घट बढ़ रहा होगा। यानी कि राउंड राउंड ए से बी गया, बी से ए आया, ए से सी आया, सी से ए आया, फिर ऐसा ही ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो ऑफ कोर्स अगर हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे देखें, अलग अलग समय पे देखें, तो इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन हमको अलग अलग मिलेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास कुछ फॉर्मूले डिराइव भी करे थे। कि अगर मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड कुछ दे दिए या फिर ए एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिए, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लिया है और छोड़ दिए, वहां से रिलीज कर दिए, वो भी सिचुएशन हो सकता है। या फिर हम कुछ मिनिमम स्पीड दे दिए, वो सिचुएशन हो सकता है। तो वो सब चीज हम लोग स्प्रिंग में पढ़े हैं कि यहाँ पे अगर हम मिनिमम स्पीड वी नॉट दे रखे हैं तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो सकता है, हम लोगों ने फाइंड करा है एनर्जी कंजर्व करा के, कि इनिशियल हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। खैर वो सब अलग की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एसएचएम, कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो तो ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा अगर सिम लिनियर हो तो। यहाँ पे हम जो भी देखें वो लिनियरली देखें। एक पेंडुलम का एग्जांपल हम लास्ट क्लास लिए थे, उसमें भी सेम ऐसा ही सिचुएशन होगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था वो एंगुलर था, तो उसको हम लोग एंगुलर एसएचएम कर देते हैं, लेकिन बाकी सारा कहानी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया कि हम एसएचएम कहेंगे किसको, और एसएचएम के दौरान यानी कि एसएचएम जो मोशन हो रहा है उस दौरान क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। यानी कि मोशन की बात है तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ही मोस्टली होते हैं। तो सब कैसे चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज क्लियर है सबको? बोलो।
या फिर किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो भी पूछो। नहीं है? ठीक है। हेलो। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? बोलते रहो, नहीं No, तो ऐसे sir. पता ही नहीं No, चलता है sir. कि चल रहा है या डिस्कनेक्ट हो गया है। सर मेरा आवाज आ रहा है? अभी तो आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन दे रहे थे। इसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम जो इस समय इस मोशन में ऐसा वेरिएशंस आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जैसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन displacement is a by root 2 root 3a by 2 ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो भी हो मेन पोजीशन से है। ठीक है, a by 2 ये तीनों के लिए पता करो। फॉर्मूला याद है ये भूल गए हो? सर याद है। सर स्प्रिंग का केस है नहीं है। सर आवाज नहीं आ रहा आपको। हेलो सर, आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। हेलो। हेलो। सर आवाज कट रहा है, बस पता चल रहा है कि आप सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ, सर हेलो। हेलो। सर फर्स्ट का a अंडर रूट k बाई 2m है। देखते हैं, आवाज आ रहा है क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा लेकिन।
ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है इसमें। ठीक है, हम जनरल बाकी सब एज्यूम करने ही बोले थे। तो v इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमको बार बार दे रखा है, तो फर्स्ट में अगर हम फाइंड करेंगे v का तो क्या आ जाएगा बोलो, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि ए ओमेगा बाई रूट 2। ये आ रहा है। यस सेकेंड में अगर हम फाइंड करेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमको मिल रहा है ए ओमेगा बाई 2। ए ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो मैक्सिमम सब वेलोसिटी जो मैक्सिमम वो ए ओमेगा ही था। ठीक है, यस सर। तो और वैल्यू पुट करेंगे ना ओमेगा का। ओमेगा के टर्म में ही रहने दो। ठीक है, सर क्वेश्चंस उसको के अगर हिसाब से हटाएंगे तो सर ये आ रहा k बाई एम आ जाएगा, अंडर रूट k बाई एम। ए इंटू अंडर रूट के बाई 2m। ठीक है, इसको a बाई 2 के टर्म में अगर रखेंगे तो कितना आ रहा था, रूट 3 a बाई 2 -1। ठीक है, ये आ रहा है, यानी कि रूट यस 3 सर। बाई 2 a ओमेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा मेन पोजीशन है, यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं a बाई 2 जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, रूट 3 a बाई रूट 3 होता है 1.7, 1.7 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, सो 1.7 बाई 2। 2.8। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट a बाई 2 यहाँ पे आएगा, हमको मिलेगा यहाँ पे रूट 3 a बाई 2, और a बाई रूट 2 1.44 इधर कहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा। सो 1 से छोटा मिलेगा। 1 से तो छोटा रहेगा, 0.5 से कम होगा क्या, यस कौन सा ज्यादा है इसमें, सर इसमें ज्यादा? 0.7 के पास रहेगा। हाँ, तो ये आगे ही रहेगा, छोड़ो। ठीक है, ऐसा है, अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन है तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो a बाई 2 पे हमको मिला रूट 3 a बाई 2, रूट 3 a बाई 2 पे मिल रहा है कि हमको इधर, यानी कि आगे की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी हमको घटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यस सर। तो ऐसे ही हम किसी भी पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी पूछ सकते थे। तो एक्सेलरेशन में है कुछ है नहीं, क्योंकि माइनस के एक्स होता है या फिर माइनस ओमेगा के बाई एम एक्स या फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो जहां भी है वो लिख सकते हैं। वेलोसिटी हमको पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे पूछे तो हम बता सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमने लिखा है मीन पोजीशन से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a बाई 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा मीन पोजीशन है, और हम यहाँ की बात कर रहे हैं लेट से कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और a बाई 2 पे पार्टिकल है, तो इस पोजीशन पे अगर पार्टिकल इधर जा रहा होगा, अगर स्पीड v है, तो वापस जब आ रहा है तब भी स्पीड क्या होगा, वी v ही रहेगा। यानी कि अगर हम एक पोजीशन की बात कर रहे हैं तो जाते वक्त स्पीड भी, आते वक्त भी स्पीड भी, यानी कि उस पार्टिकुलर पोजीशन पे, पोजीशन के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग। ठीक है, तो हम पोजीशन के हिसाब से भी वेलोसिटी दे सकते हैं, टाइम के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर बोले कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो उसके हिसाब से भी पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे कि हम एक क्वेश्चन से ही दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, ये मेन पोजीशन है, हमने यहाँ से इसको कोई स्पीड दे दिया, लेट से कि ए ओमेगा हमने मैक्सिमम स्पीड दे रखा है। ठीक है, ये हमारा माइनस ए है, ये प्लस ए, एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारा मेन पोजीशन दे रखे हैं। हम पूछ रहे हैं कि फाइंड वेलोसिटी, या फिर हाँ ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर t by 4 times, t by 4 सेकेंड
t बाई 2 सेकेंड। ठीक है, इन दो टाइम पे निकालना है। टी, कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड है, यानी टोटल रिवोल्यूशन करने में उसको जो टोटल समय लगता है वो कैपिटल टी है। T/4 में 0। टी बाई 4 पे 0 आएगा और टी बाई 2 पे T/2 में माइनस होगा। ठीक है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग निकाले थे v इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सिंपल कॉस ओमेगा टी आया था हमारा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में अगर हम यूज करें तो टाइम को t के टर्म में अगर रखना है तो t को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। अगर ऐसा पुट कर लेते हैं तो इसमें पुट करते हैं तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा है, यहाँ पे t जो है 2 पाई बाई 4 ओमेगा पहला दे रखा है। तो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये पाई बाई 2 है यानी कि 0 हमको मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकंड पुट करेंगे t बाई 2 तो हमको भी उसके अनुसार कॉस पाई आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का है। सेकंड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो टाइम है हमको t बाई 2, जिसको हम टाइम पीरियड अगर हम इतना पुट करते हैं तो 2 पाई बाई 2 ओमेगा लिख सकते हैं, यानी कि पाई बाई ओमेगा। इसके लिए अगर हम वेलोसिटी लिखें तो क्या लिखेंगे, ए ओमेगा कॉस ऑफ पाई ओमेगा पाई बाई ओमेगा, यानी कॉस पाई माइनस होता है तो माइनस ए ओमेगा आ रहा है। माइनस यानी कि जो भी इनिशियल स्पीड है उसका अपोजिट। वैसे भी थोड़ा बहुत और दिमाग लगाते हैं तो हमको पता है कि टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया होगा, फिर घूम के यहाँ आया है, फिर यहाँ आया। यानी कि अगर हम ए बोले थे तो ए से बी गया, बी से फिर ए आया, ए से सी गया, फिर ऐसा ही चलता रहा। तो ए से बी जब गया तो यहाँ टी बाई 4 लिया होगा, फिर यहाँ से आने में टी बाई 4, यहाँ से आने में टी बाई 4, फिर सी से यहाँ जाने में टी बाई 4 टाइम लिया होगा। तो टी बाई 4 टाइम पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और उसका स्पीड 0 होगा। वापस जब टी बाई 4 करेंगे टी बाई 2, यानी टी बाई 2 टाइम में वो बी से जाके फिर से ए पे आ चुका होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन जा रहा होगा, तो हम बोल सकते थे कितना स्पीड रहा होगा। ठीक है, यानी कि ए से बी या बी से ए आने में समय उसको सेम लग रहा है। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट मेन पोजीशन है, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन बी, इसको हम ए बोल रहे हैं, ये इस दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट। सोच के बोलना कि ए से, इस पॉइंट को एम बोल देते हैं, ए से एम जाने में और एम से फिर बी जाने में समय सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा, बोलो। सर टाइम अलग टेकन बाय लगेगा। पार्टिकल अलग लगेगा। यस ठीक सर। है, यानी कि टाइम जो होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि इस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा। हाँ, भले ए से बी पूरा जाने में और बी से ए आने में समय सेम लगा हो, लेकिन कुछ पार्ट में अगर हम देखें तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ए से एम जब जा रहा है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है घटते घटते जा रही है, नहीं कि इस पोर्शन में उसका जो वेलोसिटी होगा वो maximum ज्यादा होगा। टाइम तो हम डिस्टेंस तो हम सेम ले रहे हैं, वैसे ही यहाँ से यहाँ जाने में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल है, समय ज्यादा लगाया होगा। ठीक है, तो ऐसा चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो हम लोग रिलेशन पढ़े थे वो यहाँ पे कभी मत लगाना कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है इतना, कि इतने देर में हाफ डिस्टेंस चला तो जितना समय लगेगा अगले हाफ के लिए भी उतना ही लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ए से बी और बी से ए तो सेम लग रहा है। क्लियर है इतना। यस सर। अब जैसे कि फेज के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, फेज क्या होता है। जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक्स इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव बोल रहे हैं, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ऐसा अगर इक्वेशन है तो ये जो एंगल है ये टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल, और सिंपली इसको फेज भी बोल दिया जाता है कि इसका फेज, जिस सिस्टम का ये फेज ये है, या फिर फेज एंगल, ठीक है। अगर हम एट टी इक्वल टू जीरो की बात करें तो ये जो एंगल हमको मिलेगा वो हमको फाई मिलेगा। ध्यान से देखो कि एंगल जो हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, फाई के बराबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनिशियल फेज है, ठीक है। अगर ऐसे इक्वेशंस कुछ भी है, इसको हम मोशन से भी रिलेट करके बताएंगे कि किस पॉइंट पे किस पार्टिकुलर टाइम पे कैसा हो। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं कैसा कि अगर ये जो एंगल है इसको हम फेज एंगल बोल रहे हैं, और ये फेज एंगल क्या है, तो ये फेज जो होता है, कभी भी फेज की अगर हमको बात किया जाए तो ये पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन। फेज डिफरेंस क्या होता है? आगे इसी में डिफरेंस दो पोजीशन का निकलेगा, तो या फिर दो पार्टिकल मूव कर रहा होगा, दो एसएचएम होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको फेज डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट पोजीशन हम बोल सकते हैं या फिर एड्रेस बोल सकते हैं, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर हमको निकालना हो तो इस चीज से हमको पता चलेगा कि हाँ इस पार्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी तुम लोग का कोई लोकेशन पूछे तो कहा जाएगा कि इस समय पे कहाँ पे है, बाट कहाँ पे हो, हम बोलेंगे रूम में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे ही किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जो एसएचएम है, जो मोशन हो रहा है जिस पार्टिकल का, वो पार्टिकल कहाँ मिलेगा उस पोजीशन में, यानी कि जिस भी रेंज में वो ऑसिलेट कर रहा है उस ऑसिलेशन के दौरान किसी पार्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ होगा, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फेज एंगल। और अगर t जीरो हो तो फाइव बच रहा है तो इनिशियल फेज कहलाता है, कि ये इनिशियल फेज है, यानी कि इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल कर रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड a, टेम्परेट t, ओमेगा मान लेना है, ये मेन पोजीशन है। अगर हम बोले कि एट t इज जीरो, पार्टिकल जो है मेन पोजीशन पे है, सर आवाज कट इज एट, हेलो, सर सर आ रहा क्लियर आ रहा है आवाज। ठीक है। जैसे कि अगर हमसे बोला जाए कि एट t इक्वल टू जीरो, पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे है, तो इसके लिए फेज एंगल फाई क्या होगा, बताओ। जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि x टू इस समय पे कितना है, जीरो है, जिससे हम बोल रहे हैं कि a sin ऑफ ओमेगा t जीरो प्लस फाइव, सर आवाज कट रहा आपका। हमको फाइव मिल रहा है जीरो। हेलो, हाँ, सर आवाज। ठीक है, क्लियर है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर फेज जीरो है, यानी कि अगर हम यहाँ से इसको पार्टिकल को यहाँ से हम मान लेते हैं कोई भी स्पीड दे देते हैं तो ये जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से अप डाउन कर रहा होगा। तो अगर ये पार्टिकुलर t इक्वल टू जीरो पे अगर हम बात कर रहे हैं तो साइन फाई जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो एक चीज, ठीक, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि साइन फाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, चूंकि हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा रिवोल्यूशन होता है वो 2 पाई एंगल कवर करता है। ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो टोटल एंगल 2 पाई होगा, तो इसलिए हम इसकी सोल्यूशन जो है जनरल वे में लिखेंगे, और ये फाई जो है जीरो से 2 पाई हो सकता है, तो हम इसको जीरो एंड पाई दोनों कह रहे हैं, क्योंकि साइन फाई जीरो दोनों एंगल के लिए होता है। ठीक है, तो हम अगर मेन पोजीशन की बात करें तो t इक्वल टू जीरो पे फाइव जो है जीरो या पाई दोनों ले सकते हैं। जीरो कब लेंगे, पाई कब लेंगे, वो सब चीज आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम बोले कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/√2 पे है तो कितना आएगा बताओ? हेलो, Yes, So sir. 45 degree or 135 degree. ठीक है, इसके लिए क्या रहा है 45 डिग्री और या फिर 135 30 डिग्री। वैसे ही अगर हम a बोले तो at A. हाँ, So 9. So 3/2. So 90 or 270 degree. π/2 ही आएगा सिर्फ, क्योंकि 270 पे माइनस आ जाता है। साइन क्या होता है उसमें? नेगेटिव। यानी कि x को अगर हम बोलते कि x इक्वल टू माइनस ये है, तब बोलते ये 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। ठीक है, वही Yes, x sir. इक्वल टू अगर हम बोल दें, कितना बोल दें, -√3a/2, तो इसके लिए कितना आएगा? So pi plus pi/3. So 4 ठीक है, ऐसे pi/3 करके तुम लोग फाइंड कर सकते और हो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस सी में बस क्या करना है, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x जो है इतना है, यानी कि so 240 -√3a/2 degree इक्वल और टू a साइन फाइव, ये हमको मिलेगा। a से a गया, साइन फाइव जो है -√3/2 कब होता है? so 240 degree पे हाँ बोलो, 240 और so 330. 330 पे, अच्छा हाँ 330। ठीक है, पाई के फॉर्म में जो भी लिखो। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी समय पे अगर t इक्वल टू 0 पे ये सारी चीजें हमको मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर टाइम पे भी अगर √3a/2 है तो इतना एंगल मूव कर रहा होगा, इतना उसका फेज होगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 हमने कह दिया है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ भी मिला के अगर 45 है, जैसे कि एग्जांपल ही ले रहे हैं, समझना ही है सिर्फ इसमें, क्योंकि अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, तो समझना है इसको आराम से कि कहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि जो टोटल फेज है, जैसे टोटल फेज एंगल हमसे कहा जा रहा है, यानी कि जिसको हम ओमेगा टी प्लस फाइव कह रहे हैं, ये π/4 है। तो इस पार्टिकुलर फेज के लिए x क्या होगा बताओ? so x यही लिखेंगे so a/√2। a√2. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी, जैसे कि अगर हमको फेज पता हो तो पार्टिकल का पोजीशन जान जा रहे हैं, पार्टिकल का पोजीशन पता है तो हम फेज बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फेज, टोटल फेज की बात कर रहे हैं, अगर टोटल फेज हमको फेज एंगल पता है तो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी किसी भी पार्टिकुलर समय पे वो पार्टिकल कहाँ पे है, कैसा किस पोजीशन पे स्थित है, ये हमको बता रहा है एंगल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज हमको रिप्रेजेंट करता है कि ये फेज एंगल क्या होता है। अगर हम फेज एंगल की बात करें तो फेज एंगल सिंपली हमको पोजीशन के बारे में बताता है कि पार्टिकल उस समय पे पर्टिकुलर टाइम पे किस पोजीशन पे। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहे हैं, फाइंड टाइम टेकन फॉर सोन कंडीशन। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, एक कंडीशन दे रहे हैं, उसके लिए टोटल समय कितना लगेगा वो बताना है, टाइम पीरियड टी लेना है, ओमेगा लेना है, एम्पलीट्यूड इसी के टर्म में आंसर देना है।
ये माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे हमारा मेन पोजीशन। पार्टिकल जो है एट टी इजकल टू जीरो, टी इजकल टू जीरो पे यहाँ पे है, यानी कि ये जो पोजीशन है ये है a/√2। ठीक है, इस पोजीशन पे हो और इस समय पे इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जाके ऐसे घूम के यहाँ तक आना है उसको। यहाँ मेन पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ पे टी इजकल टू टी क्या होगा यही हमको बताना है। यानी कि पार्टिकल जो है इस पोजीशन से, यानी कि इसको हम फर्स्ट पोजीशन से बोल रहे हैं कि मेन पोजीशन पे घूम के, जैसा कि ब्लू लाइन दिखाया गया है वैसा घूम के आ रहा है। इस दौरान उसने कितना समय लगाया है ये हमको बताना है। फाइंड करो। कैसे बताओगे कितना टाइम लगा ए से मेन पोजीशन पे आने के लिए? ठीक है, अगर हम बोले कि एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन, तो ये हमको पता है t/4 होगा। अगर ये निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। सर एक सेकंड। आ गया? T/4। कैसे फाइंड करें? लो, आवाज कट रहा है। ये कट रहा है सर। हेलो,
हेलो। सर आवाज आ रहा। अभी तुम्हारा नहीं आ रहा है अरविंद। सर का भी नेटवर्क गया। सर आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर।
हेलो, Yes, sir. आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर पोजीशन जो इनिशियल टाइम था वहाँ π/4 है। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए अगर 5 देखे तो हम लोग का π/2 आ रहा था। तो टोटल जो चेंज आया एंगल का वो कितना है, डेल्टा फाई, यानी कि हम φ2 माइनस φ1 का बात कर रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि π/4 चला है। ठीक है, हम यहाँ से लास्ट तक के लिए भी कर सकते थे, लेकिन पहले से t/4 हम दे रखे हैं, तो हम ऊपर वाले के लिए हम इस t' की बात कर रहे हैं कि ये कितना है। तो ये एंगल चला है इतना। ठीक है, और हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल अगर की बात कर रहे हैं, फेज की बात कर रहे हैं, कितना चलने में, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने में उसको कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग अगर फाई की बात कर रहे हैं तो डेल्टा फाई अगर हम लिखे हैं तो ये हमको क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू डेल्टा टी मिलेगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ से हम इक्वेशन से तुम लोग को बताते हैं। जैसे y इक्वल टू हमने लिखा था a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर हम t1 पे लिखें तो y1 आएगा, y2 a साइन ओमेगा t2 मिलेगा। यहाँ पे अगर इसका चेंज देखें तो हम y2 माइनस y1 के लिए यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा फाई हम लिख सकते हैं ओमेगा t2 माइनस t1, यानी कि चेंज इन टाइम, जिसको हमको यहाँ से दिख रहा है कि π/4 है। और t2 को हम इस डिफरेंस को t' बोल रखे हैं, तो इसको हम π/4 ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा जो होता है 2π/t होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 इंटू 2π/t। पाई से पाई गया, ये आ रहा है हमको t/8। ठीक है, तो t/8 इधर आया, t/4 ये आया, तो टोटल टाइम कितना, t/4 प्लस t/8, यानी कि 3t/8। ठीक है, तो इसमें अगर हमको है तो फेज, इस चीज को सोचने के लिए, यानी कि फेज जो एंगल है इन सबको सोचने के लिए एक और आसान तरीका हम लोग यूज करेंगे, जिसे हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, उस डायग्राम से सिंपली हमको सारा एंगल सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे हमको ये चीज मिल रहा है, तो उस चीज से रिलेटेड हम लोग फेज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग करेंगे, जब हम फेजर डायग्राम पढ़ लेंगे। क्योंकि फेजर डायग्राम पढ़ने से ये जो एंगल्स रिलेट करना है, ये रिलेट करना हमको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि इक्वेशंस लिखना। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, राइट इक्वेशन ऑफ SHM। SHM का इक्वेशन लिखना है गिवन कंडीशन से। पहला है ये -a, ये +a, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन से इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कंडीशंस दे रखे हैं, इसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं। लिखो, यानी कि ये वाला इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव होता है, तो इसी चीज को लिखना है। ओमेगा ओमेगा ही है, टी है, मेनली फाइव। एरो डायरेक्शन दे रहा है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां से किधर जा रहा है। पहला के लिए बोलो क्या आएगा आंसर। So a sin omega t plus π/2. प्लस π/2। Yes, sir. ठीक है,
इसको और क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। इसका सर माइनस कॉस ओमेगा टी। सर ठीक है, साइन के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। यस सर। ठीक है, यहाँ से जब चले थे तो यहाँ से यहाँ गए तो पाई बाई 2 चला, इधर से इधर आया तो पाई बाई 2 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया तो पाई बाई 2, फिर यहाँ से यहाँ पाई बाई 2, यही चल रहा है सिस्टम। यस सर। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं, इसको अब कॉस में चेंज करना हो कर लेना। इसके लिए a बाई 2 है, लेकिन डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन है। सर बोलो 150 डिग्री आएगा, साइन थीटा 1/2 आ रहा है, 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे या फिर 150 पे। ठीक है, यस। इसमें 30 नहीं लिए, हाँ 30 नहीं। डायरेक्शन किधर है, जैसे राइट साइड जाता तब ना 30 लेते, लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जीरो से हमने देखा कि फेज एंगल जो है जीरो यहाँ से शुरू हुआ था, जीरो से गए यहाँ पाई बाई 2, पाई बाई 2 से फिर पाई, पाई से यहाँ पाए 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ आ गए तो 2 पाई, यानी कि यहाँ जीरो से शुरू किए घूम के आए तो 2 पाई। ठीक है, इसी चीज को हम लोग फेजर जब डायग्राम देखेंगे, इस फेज जो एंगल से रिलेट करते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो है ऊपर कुछ इक्वेशंस था, पोजीशंस लिख लिख कर हम लोग कुछ फेजेस निकाले थे, उसीलिए पार्टिकुलर कुछ वैल्यूज ही दे रहे हैं, जैसे a/2 √3 a/2। जब हम फेजर पढ़ लेंगे तो किसी भी पोजीशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि मास जो है वो 2 kg है पार्टिकल का, फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है 8 - 2x न्यूटन। बोल रहा है कि इट इज रिलीज्ड फ्रॉम x = 6 मीटर एंड रिलीज्ड इनिशियल स्पीड जो है 0 है। ठीक है, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, ये फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है, फाइंड करना है SHM और नॉट। ठीक है, SHM है या नहीं है, यस है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, अगर SHM है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, C इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, D टाइम पीरियड।
सो सेकंड का 4 फोर्स है वो -2x यानी कि नेगेटिव ऑफ x से मल्टीपल एसएचएम होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ रहा है बताओ? 4 मीटर 4 ठीक 4 है। यूनिट F क्या होना चाहिए? 0। दिस इम्प्लाइज दैट kx इज इक्वल टू 4 मीटर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अच्छा एम्पलीट्यूड कितना होगा फिर बता सकते हो? चलो इक्वेशन में तो लिखना ही सो पड़ेगा। मैक्सिमम बोलो। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पार्टिकल का जो x इक्वल टू 4 मीटर है ये मीन पोजीशन है। ठीक है। यहाँ x इक्वल टू 6 मीटर जब है यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है यहाँ से रिलीज हो रहा है, यानी कि ये क्या एक्सट्रीम पोजीशन होगा? यस बोलो एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये डिस्टेंस हमको एम्पलीट्यूड देगा और कितना मिल जा रहा है? 2 2 मीटर मीटर। ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर ये x इक्वल टू अगर 2 मीटर की बात करें तो इस बीच में ये एसएचएम कर रहा होगा। यस ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमको 8 माइनस 2 था ना 2x बाई 2 मिलेगा यानी कि 4 माइनस x। ठीक है। तो यहाँ से हमको ओमेगा दिख रहा है कितना है? ओमेगा स्क्वायर 1 है यानी कि ओमेगा इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। दिख रहा है? यस सर ठीक है। अब ओमेगा जो है 1 है और एक्सट्रीम पोजीशन t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम इक्वेशन क्या लिखे? सॉरी x इक्वल टू सो a sin 2 ओमेगा साइन t ओमेगा कितना है? 1 है यानी कि हम t डायरेक्टली लिख प्लस दें पाई बाई 2 पाई बाई 2 कितना आएगा? अब t इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें वैल्यू कितना आ रहा है? कहाँ है पार्टिकल? सो पार्टिकल तो 2 मीटर पे लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है? 6 मीटर। यस सर सो तो क्या 3 पाई गड़बड़ बाई है 2 इसमें? नहीं, गड़बड़ ये है कि हम लोग जो ये इक्वेशन लिखे थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इसमें हमने y का जो इनिशियल पोजीशन था इसको हमने क्या माना था? ओरिजिन माना था। मेन यस पोजीशन हमने कहाँ माना था? ओरिजिन माना था। लेकिन यहाँ पे मेन पोजीशन कहाँ पे है? 4 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट शिफ्टिंग वाला केस थोड़ा बहुत पता है सबको, इक्वेशन में शिफ्ट करना या नहीं? सो कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस 4 ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ y इक्वल टू एक्स की ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स तो यहाँ से जाता है। ठीक है। वैसे ही अगर y x माइनस 4 ले लें तो x इक्वल टू 0 पे y माइनस 4 इधर की तरफ जाता है, यानी कि अगर माइनस लग रहा है तो ये ग्राफ जो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही शिफ्टिंग वाला केस मैथ में पढ़े होगे, बहुत ही छोटा चीज है। यहाँ पे ओरिजिन जो है 4 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया है, तो यहाँ x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? x माइनस 4 लिखेंगे। 4 ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन पोजीशन है वो x माइनस 4 पे है।
यानी कि x जब हम 4 रखेंगे उस समय पे हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रॉम मेन पोजीशन है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन है। हम जो मेन पोजीशन पहले ले रखे थे वो ओरिजिन लिए थे, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है, 4 पे है, तो इसलिए हमको यहाँ पे x माइनस 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से अब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब देखो t इक्वल टू 0 पे क्या 6 आ रहा है, यस सर। क्लियर है? ये शिफ्टिंग वाला सबको पता है, इसमें तो ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वेव, उसमें थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है, लेकिन अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता सर। ठीक है, जैसे कि कभी भी कोई भी वे ग्राफ का या किसी चीज का शिफ्टिंग होता है, तो जैसे कि अगर x है y इक्वल टू एक्स, या y इक्वल टू हम x माइनस 2 ले रहे हैं और y इक्वल टू x प्लस 2, तीन चीज है। एक में हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, x है तो y इक्वल टू एक्स, 0 जो लाइन है यहाँ से पास होगा, स्लोप सबका 1 है, ऐसा ही होगा। यहाँ पे माइनस है, x जब 0 होगा, इधर की तरफ x है, इधर की तरफ y, तो y यहाँ से जाएगा, ये लाइन होगा, ये y इक्वल टू एक्स की है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का है। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अगर कर्व देखोगे तो इधर जाएगा, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि हम इसमें यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है कर्व, राइट साइड, प्लस लिखे हैं तो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट साइड। यानी कि कभी भी हमको किसी भी पॉइंट को शिफ्टिंग करना होता है तो माइनस लिखेंगे तो राइट साइड। तो अब देखो वहां पे कि ओरिजिन हमारा यहाँ है, लेकिन मेन पोजीशन यहाँ x इक्वल टू 4 पे है, और हमको जो डिस्टेंस मेजर करना है इस पॉइंट से मेजर करना है, यानी कि हमको अपना ओरिजिन जो है यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ओरिजिन को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू 0 लाइन, लेकिन अब हमारा ओरिजिन यहाँ आना चाहिए, यानी कि कौन सा लाइन है, तो x इक्वल टू 4 लाइन है, यानी कि हम जो नया ले रहे हैं जो भी ओरिएंटेशन, वो x माइनस 4 यूज कर रहे हैं, x की जगह जो हम पहले x यूज किया करते थे, अब वहाँ क्या यूज कर रहे हैं, x माइनस 4, यानी कि इस लाइन को हमने इधर राइट साइड में 4 यूनिट शिफ्ट कर दिया है। क्लियर है? थोड़ा बहुत ही जरूरत है इसका, थोड़ा बहुत, यानी माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट होगा, प्लस है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, इस चैप्टर में वैसे इसका ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत है तो उसको शुरू में थोड़ा बहुत समझाएंगे हम, कुछ इक्वेशन से भी, ठीक है। तो इन सब चीज को एक बार रिवीजन कर लो। आज हम लोग बेसिक बेसिक समझे कि एसएचएम किसे कहते हैं, कैसे पार्टिकल किस पोजीशन पे कैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट क्लास भी लगभग इसी के ऊपर रहेगा, लेकिन फेजर डायग्राम पढ़ने के बाद फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, और अगर वो फेजर डायग्राम सीख लिए तो समझो कि एसएचएम में कुछ भी नहीं है, यानी कि एसएचएम में तुम्हारे लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फेजर डायग्राम ही, अगर फेजर डायग्राम तुम क्वेश्चन में अप्लाई करने लगे, बिना अप्लाई के भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन फेजर डायग्राम से थोड़ा सा आसान केसेस हो जाते हैं, तो फेजर डायग्राम इम्पोर्टेंट कह सकते हो आसान करने के लिए। अगर फेजर डायग्राम नहीं पढ़े हो तो ये सारे चीज तुमको फॉलो करने पड़े। मोशन जो देख रहे हो कि वेरिएबल है, ऐसा हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, लेकिन बन जाएगा। और वही फेजर डायग्राम पढ़ लेंगे तो हमको दिखने लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि फेजर डायग्राम और कुछ नहीं है, बल्कि जो भी एसएचएम हो रहा है उसको एक सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट कर लिया गया है, और वो कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। मॉड्यूल अभी तो नहीं मिला है तुम लोग का? नो सर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन वाला ही पूरा करो, सोमवार को उसका डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर इसका देखते हैं, सोमवार तक कहीं मिल जाए इसका भी। सर ठीक है, ऐसे फिर के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? वेव्स
तो एसएचएम तो वेव का ही पार्ट है ना? ये मोशन है, इक्वेशन वेव जैसा आता है, लेकिन वेव का पार्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका जो भी आता है वो वेव की तरह ट्रीट हो जाता है, कर्व वेव की तरह आता है, इक्वेशन वेव की तरह आता है, लेकिन एक्चुअली में तो पार्टिकल का एक मोशन देख रहे हैं हम लोग। यस ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू टू। और इन 2 चैप्टर के बाद एक फ्लूइड है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सर सोचने 11th क्लास दिमाग में मत। और क्या क्या सर बाकी है? थर्मोडायनेमिक्स। वो सब तो ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बनेंगे। सर हम्म सर 11th क्लास में और कौन कौन सा टॉपिक चैप्टर बाकी है? अभी तो बहुत है छोटा छोटा। जैसे हीट पोर्शन में चले जाओगे तो हीट है, थर्मल एक्सपेंशन है, हीट ट्रांसफर है, केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड डायनेमिक्स, इतना बच रहा है। सर ये सब 11 में ही है? हम्म ठीक है फिर।